प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में करंट अफेयर्स, जिसमें भारत और विश्व के करंट अफेयर्स, उसके साथ में पर्सन ऑफ द डे तथा उसके साथ में मैप ऑफ द डे और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम प्रतिदिन आपके बीच में हाजिर हो रहे हैं। आज की जो करंट अफेयर्स की पहली जो न्यूज़ है, पहली जो खबर है, वो संबंधित है यूएनओ से संबंधित है। और यूएनओ के अंदर आप लोगों को यहाँ पर, जैसा कि ये खबर आप लोगों को दिख रही है कि भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को $1.16 मिलियन का योगदान दिया है। ठीक है, तो यूएनओ को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने कितने $1 मिलियन का योगदान दिया है? $1.16 मिलियन का योगदान दिया है। तो भारत का जो स्थायी मिशन चलता है, उसके जो प्रभारी हैं आर रविंद्र ने विश्व संगठन में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी एट यूएन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग यानी डीजीसी के समाचार और मीडिया प्रभाग के निदेशक इयान फिलिप्स को ये चेक सौंपा। तो भारत 2018 से ही डीजीसी यानी वैश्विक संचार विभाग के साथ भागीदारी करता है, जब हिंदी एट यूएन परियोजना को हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक आउटरीच को बढ़ाने और दुनिया भर के लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो सीधा सा प्रश्न हमारे लिए ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, उसके डीजीसी यानी वैश्विक संचार विभाग के समाचार और मीडिया प्रभाग के साथ में जो अनुबंध है, उसके तहत हिंदी भाषा के विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने जो है वो संयुक्त राष्ट्र को $1.16 मिलियन का योगदान दिया। तो भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र में कितनी राशि का योगदान दिया है? $1.16 मिलियन की राशि का योगदान किया है। ठीक है, ये इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। और ये किसने बताया हमको? भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी आर रविंद्र ने जो है विश्व संगठन में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी एट यूएन परियोजना के लिए जो है ये चेक सौंपा है। हमारी जो आज की अगली महत्वपूर्ण खबर है वो एमएसएमई उद्योग से संबंधित है। एमएसएमई, ठीक है, ये जब अपन लोग देखते हैं तो इसमें आप लोग माइक्रो, स्मॉल एवं मैक्रो, ठीक है, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस। तो केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जो हैं वो कौन है? जितिन राम मांझी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जितिन राम मांझी जो है वो एमएसएमई मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? बिहार के हैं ये जीतन राम मांझी। उन्होंने विश्व एमएसएमई दिवस पर नई दिल्ली में 2 नई योजनाओं को शुरू किया है। तो केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी जो कि बिहार के हैं, उन्होंने विश्व एमएसएमई दिवस पर 2 नई योजनाओं की शुरुआत की और वो भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, अर्थात एमएसएमई मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक योजना कौन सी है जिसका नाम है एमएसएमई टीम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एमएसएमई टीम। तो इस एमएसएमई टीम योजना का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए, ओपन नेटवर्क के लिए 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सुविधा प्रदान करना है, ये इसका उद्देश्य है। और दूसरी पहल कौन सी है? यशस्विनी, है ना। तो इनकी दूसरी पहल का नाम क्या है दोस्तों? दूसरी पहल का नाम है यशस्विनी। और इस यशस्विनी के तहत जो है अनौपचारिक महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को पूंजी तक अधिक पहुंच प्रदान करके उन्हें और अधिक औपचारिक बनाने के लिए बड़े निगमों के साथ अधिक व्यापार के अवसर प्रदान करके उनका समर्थन करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान को शुरू किया है। तो यशस्विनी जैसा नाम से स्पष्ट है, महिलाओं के नेतृत्व में, है ना, व्यवसाय को किस प्रकार से बढ़ाना। तो ये 2 योजना इन्होंने लॉन्च की हैं, एमएसएमई टीम और दूसरी कौन सी है? यशस्विनी। तो विश्व एमएसएमई दिवस पर केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री जितिन राम मांझी द्वारा शुरू की गई 2 योजनाएं हैं, एमएसएमई टीम और यशस्विनी। हमारी जो आज की महत्वपूर्ण अगली खबर है वो किससे संबंधित है? ग्रेटर नोएडा से संबंधित है। और यूपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए काम कर रही है ना। तो उत्तर प्रदेश का भी ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर एक फिल्म सिटी बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने 2 समझौते किए हैं, जिसमें एक समझौता IEIDA के साथ में और दूसरा है बेबू प्रोजेक्ट LLB के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो YEIDA क्या है? तो यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
एक तो है ना यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और बेबू प्रोजेक्ट LLB के बीच हुआ है, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूतानी की कंपनी है ना। तो ये बेब प्रोजेक्ट जो है LLP के का जो है वो किसका है, तो बोनी कपूर और आशीष भूतानी का है, और इनके साथ में यूपी सरकार ने समझौता किया है ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी को विकसित करने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना, एक तो YEIDA यानी कि यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLB ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में YEIDA का फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्लियर हो गया आपके दिमाग में। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किससे संबंधित है, ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और बजाज ऑटो से संबंधित है ना। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और बजाज ऑटो ने कौशल विकास के लिए एक समझौता किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और उसके बाद में बजाज ऑटो लिमिटेड ने 6 महीने के कौशल विकास आवासीय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बजाज ऑटो लिमिटेड ने किस विश्वविद्यालय के साथ कौशल विकास आवासीय कार्यक्रम के लिए समझौता किया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ में। किसके साथ में समझौता किया है दोस्तों, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया। और बजाज ऑटो लिमिटेड आप लोग जानते हो जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी और उसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास ने विकासात्मक प्रशिक्षण जो है परीक्षण पूरे किए हैं, है ना। तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, है ना, अभ्यास, तो ये क्या है एक्चुअल में, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा से बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हाई स्पीड एक्सटेम्बल एरियल टारगेट हिट अभ्यास के लगातार 6 विकासात्मक परीक्षण पूरे किए हैं। ठीक है, तो हाल ही में DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा से बेहतर बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अभ्यास के लगातार कितने परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, 6 विकासात्मक परीक्षणों को पूरा किया है। तो ये उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर अपन लोग जब देखते हैं तो थेल्स ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो सरकार के स्थानीय विनिर्माण अभियान को बढ़ावा देते हुए अडानी समूह की रक्षा शाखा अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए थेल्स समूह के साथ एक समझौते के तहत हस्ताक्षर किया है। ये साझेदारी भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग के लिए, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो ये जो है थेल्स वो एक कंपनी है, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी, और वो कहाँ की कंपनी है, ये कंपनी है आप लोगों के फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थेल्स ग्रुप ने भारत में 70 मिलीमीटर रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, अडानी समूह के साथ। और अडानी समूह की कंपनी का नाम क्या है, अडानी डिफेंस एरोस्पेस के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और थेल्स बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगली जो हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर है ये यूरोपीय संघ से संबंधित है। और आप लोग जब अपन लोग जानते हैं, है ना, कि यूरोपीय संघ जो है उसकी कार्यकारिणी का एक हिस्सा है यूरोपीय आयोग, है ना। तो यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग ये दोनों चीज़ें जो है वो महत्वपूर्ण है। तो यूरोपीय संघ, है ना, जिसको अपन लोग कहते हैं EU, यूरोपीय संघ को क्या कहते हैं अपन, EU, ठीक है, यानी यूरोपियन यूनियन। और उसके तहत उसका एक आयोग काम करता है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, EC अर्थात यूरोपियन कमीशन। तो इस यूरोपियन कमीशन के या यूरोपियन आयोग के अगले अध्यक्ष के रूप में यूरोपियन परिषद ने किसको नामित किया है, तो ये जो चेहरा आप लोगों को दिख रहा है ये जो है वो जर्मनी की है, और इनको जो है वो यूरोपीय आयोग का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, है ना। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन इनको यूरोपीय आयोग का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यूरोपीय आयोग जो है वो यूरोपीय संघ का एक कार्यकारिणी का हिस्सा है। ठीक है, और ये कैबिनेट सरकार के रूप में काम करता है यूरोपीय संघ के लिए, तथा
इसका एक अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष के साथ में इसमें 27 सदस्य होते हैं, यानी 1 + 27, एक अध्यक्ष और 27 सदस्य यानी कुल 28 मेंबर का ये एक आयोग है, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन आयोग है, और उसका अध्यक्ष जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को बनाया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो एआई से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो वर्तमान में विश्व में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार के रूप में उभर करके आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भारत वैश्विक एआई शोध में सबसे आगे निकल गया है ना। तो भारत जो है वो वैश्विक एआई शोध के तहत जो है वो अभी जर्मनी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। तो वैश्विक शोध में भारत और जर्मनी, ठीक है, ये दोनों ही संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर हैं? टॉप पर हैं, पहले स्थान पर हैं एआई के मामले में। जबकि इसमें जब आप लोग देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की शीर्ष 10 की सूची में अपना बेंगलुरु भी आता है। तो टॉप 10 में भारत का कौन सा शहर आता है? तो भारत का शहर आता है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंकी एआई के अनुसार 759 एआई स्टार्टअप के साथ बेंगलुरु का कुल स्कोर 4.64 है, जिसने 2024 में शीर्ष 10 अग्रणी एआई हब की पहचान करने के लिए शोध किया, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंकी एआई के अनुसार 2024 में शीर्ष 10 अग्रणी एआई हब की पहचान करने वाली सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो शीर्ष शहर कौन सा है? बोस्टन का, यूएसए है ना, यूएसए का बोस्टन, ये सर्वश्रेष्ठ शहर है, दुनिया में पहले नंबर पर है, ठीक है। कौन सा शहर जो है वो पहले नंबर पर है? बोस्टन। तो अमेरिका का बोस्टन जो है वो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, जो दूसरी सूची में है, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तेल अवीव इजराइल का तीसरे नंबर पर है। भारत का बेंगलुरु 7वें नंबर पर है। जबकि विश्व के दृष्टिकोण से देखें अगर अपन लोग, तो भारत जर्मनी के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक एआई शोध संस्थान के मामले में टॉप पर है, ठीक है। अब हम लोग जो है अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं, और ये खबर किससे संबंधित है? ये आरबीआई से संबंधित है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 से 2027 तक के 3 वर्षों के लिए सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे की नई रूपरेखा तैयार की है। तो आरबीआई ने घोषणा की है कि उसने 2024 से 27 के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा का विनिमय करने के लिए एक संशोधित रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो आरबीआई ने 2024 से 2027 के लिए नया सार्क मुद्रा स्वैप ढांचा पेश किया है, जिसके तहत भारतीय रुपये के समर्थन का मूल्य को कुल कोष कितना है? 250 बिलियन है। कितना है? भारतीय रुपये का 250 बिलियन है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो रुपये में सहायता का कुल कोष 250 बिलियन रुपये है। अब हम लोग अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो NCAER से संबंधित है, ठीक है। तो ये NCAER जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER, ठीक है। इसके द्वारा जारी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2024-25 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% से अधिक और 7.5% के करीब रहने का अनुमान व्यक्त किया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको अलग अलग एजेंसियों के बारे में हम बताते रहे शुरू से, सभी ने लगभग भारत की इस बार की जीडीपी विकास वृद्धि दर 7 से 7.5 के बीच में रहने का अनुमान व्यक्त किया, जो दुनिया में टॉप से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बनने की ओर शुमार है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के द्वारा वृद्धि दर 7 से 7.5 के बीच में रहने का अनुमान है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान कितना है? 7.5% रहने का अनुमान है। अब आज जो है पर्सन ऑफ द डे में हंसा मेहता हमारे आज की जो है वो पर्सन ऑफ द डे हैं, और हंसा मेहता के संबंधित महत्वपूर्ण खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के अध्यक्ष ने कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून पर हंसा मेहता को सम्मानित किया है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ये दिन कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों का सम्मान
और उसको स्वीकार करता है। तो ये भारत की प्रमुख विद्वान, शिक्षिका, समाज सुधारक और लेखिका हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो है वो यूएन के अध्यक्ष ने कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 जून को हंसा मेहता को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये आज से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है वो खबर है। अब हम लोग जब देखते हैं तो आज की अगली खबर या अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मैप ऑफ द डे। और आज मैप ऑफ द डे किससे संबंधित है? सिंधु जल संधि से संबंधित है। ठीक है, और आप लोगों को जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा पाकिस्तान की सीमा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो भारत की सीमा है। और सिंधु नदी जल समझौता जो है, इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं और उनके जल के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसको सिंधु जल समझौता 1960 कहते हैं। तो हाल ही में सिंधु जल संधि 1960 के अंतर्गत आने वाली नदियों पर स्थापित बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू के किश्तवाड़ गया था। कहाँ गया था? जम्मू के किश्तवाड़ में। तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल वितरण संधि है। इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो भारत की तरफ से तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और इस सिंधु जल समझौते के तहत जो है वो पूर्व की जो भी नदियाँ हैं, जिसमें रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, तो एक तो कौन सी थी? सतलज थी, उसके बाद में एक व्यास थी और एक रावी थी। ये पूर्वी भाग की नदियाँ हैं। तो रावी, व्यास और सतलज की नदियों का सारा पानी भारत के लिए अप्रतिबंधित उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, ये उस समय निर्णय लिया गया था। तो सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। ठीक है, अब फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान जी के। तो राजस्थान जी के से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ हम आपके सामने बिंदु यहाँ पर लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से अगर अपन लोग देखते हैं तो वार्षिक रूप से सर्वाधिक वर्षा विषमता वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? आपके जैसलमेर, जहाँ पर वर्षा की विषमता सर्वाधिक है। उसके बाद में किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो वो जिला कौन सा है? वो जिला आपके झालावाड़। उसके बाद में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू में होती है। उसके बाद में राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं, नम जलवायु वाले जो जिले आते हैं, उसमें 2 जिले महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बांसवाड़ा और एक कौन सा है? झालावाड़ है। ठीक है, और राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो स्वाभाविक तौर पर वो भाग कौन सा है? दक्षिणी भाग है, जहाँ पर आर्द्रता की मात्रा राजस्थान में, नमी की मात्रा राजस्थान में बनी रहती है। उसके बाद में झीलों से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में सिलिकसेट झील के किनारे शाही महल और शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो महाराजा विनय सिंह ने। तो ये सिलिसेट जो झील है, ये सिलिसेट झील कहाँ पर है? तो ये झील आपके अलवर में है। और इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसके महाराणा का नाम क्या है? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसके किनारे शाही महल और शिकारी लॉज का निर्माण किया गया है। राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एवं एक चट्टान खड़ी है। यह झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, जिसको अपन लोग कहते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नक्की झील। उसके बाद में नमक भुजिया, पापड़, रसगुल्ला उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नगर में हुआ है? तो बीकानेर। बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, बीकानेरी पापड़ प्रसिद्ध है, बीकानेरी रसगुल्ला प्रसिद्ध है। तो इसका संकेंद्रण बीकानेर के आसपास हुआ। राजस्थान के किस जिले के सहकारी क्षेत्र में, है ना, तो ये महत्वपूर्ण है, सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया? केशोरायपाटन, बूंदी में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित किया गया। ठीक है, जबकि निजी क्षेत्र की चीनी मिल की अगर अपन लोग बात करते हैं तो वो कौन सा है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है। जबकि सरकारी क्षेत्र की दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है। और सहकारी क्षेत्र की केशोरायपाटन है। जबकि सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र की गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है। राजस्थान में कांच उद्योग किन स्थानों पर प्रारंभ किया गया? तो धौलपुर और कोटा में कांच उद्योग प्रारंभ किया गया। और किस जिले में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक विकास कार्यरत है? तो सर्वाधिक वृहद, है ना, और मध्यम उद्योगों वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? तो अलवर है, जहाँ सर्वाधिक वृहद एवं मध्यम उद्योग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न हम आपके बीच में लेकर आए। तो इस प्रकार से जो है वो आज का DNA पूरा हुआ। उम्मीद है आप हमारी कक्षाओं को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।